स्टार्टिंग में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अगेन डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट तो आना ही था। ये रहा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्लानिंग, यानी हमारा यहाँ पे दो चीज़ें समझाई थी स्टार्टिंग में कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे था कि हम रिसोर्सेज से क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर रिसोर्सेज में क्या डेवलपमेंट की जा रही है। तो यहाँ पे वो टॉपिक आ गया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है। अब ये मतलब बहुत ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, ब्रूटल फैक्ट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ एक बहुत ही मतलब अनडिनाइबल फैक्ट है कि हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं नेचर से एज अ गिफ्ट, और नेचर ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हमारे सर्वाइवल के लिए उसको हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ करते हैं। मीन्स एक बार ही मिल गया तो बस उसको जैसा मन आया वैसे यूज़ करना शुरू करते हैं, यानी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस होती है। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स दिख गए तो काटना शुरू कर दिया। अब इतना काट दिया कि बस अब जानवरों को रहने की जगह नहीं बची। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा और लैंड डिग्रेडेशन होगा। तो हमारे रिसोर्सेज का अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे, मीन्स बिना सोचे समझे उनको जो है एक्सप्लॉयट करेंगे, तो हमारे ये इम्पैक्ट होंगे। ये नोट कर लो आप सारे कीवर्ड्स। अगेन अगर ऐसे होगा तो फिर हमारा तो प्रॉपर जो लिविंग वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा बहुत लंबे टाइम तक। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और अर्थ जो है वो लिविंग प्लेनेट नहीं रह पाएगा। जब अर्थ लिविंग प्लेनेट नहीं रह पाएगा तो ये हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको ठीक करने के लिए या इसको कम करने के लिए बेसिकली सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात आती है। यानी कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा वर्ड आपने सुना होगा, सस्टेनेबल वर्ड यहाँ पे आप थोड़ा समझो इसको। सस्टेनेबल मतलब सस्टेन करना। सस्टेन बोले तो चीज़ों को अभी के लिए और फ्यूचर के लिए दोनों के लिए अवेलेबल रखना, सस्टेन करना। अब ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो मीट करे नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs while ensuring that environment is not damaged during the process। यानी हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन, यानी अभी हमारे 2026 में जो लोग जिंदा हैं, जो लोग अभी अर्थ के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वो लोग उनके बाद अगर 3026 सेंचुरी चल रहा है तो वो भी हमारे अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल है या फिर एयर है, वाटर है, उन सारे रिसोर्सेज को वो भी यूज़ करें और इन सारे प्रोसेस में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज ना हो। डैमेज नहीं होगा तभी तो अवेलेबल रहेगा फ्यूचर के लिए, तो बेसिक सी बात है। तो अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया कि इतना एक्सप्लॉयटिव यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं कि प्रेजेंट के भी नीड्स फुलफिल हो जाएं और फ्यूचर के भी नीड्स फुलफिल हो जाए। अब ये डेवलपमेंट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ओरिजिन होता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से। आप इसको ऐसे समझो कि बहुत सारे वर्ल्ड के लीडर्स थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, ऐसे तो पूरी अर्थ ही खत्म हो जाएगी। तो एक मीटिंग किया, एक समिट किया और वो समिट का नाम दिया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये रियो डी जेनेरियो बहुत भारी सा वर्ड लग रहा होगा बट बेसिकली ये नाम है एक कंट्री है, एक कंट्री के वहाँ कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पे एक सिटी है, उसका नाम है रियो डी जेनेरियो। जो फुटबॉल प्लेयर्स होंगे, जो फुटबॉल लवर्स होंगे मेनली, उनको तो ये वर्ड अच्छे से पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो समिट हुआ उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम जो है प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। यानी उन्होंने वहाँ पे मीटिंग में बैठ के बोला कि हम प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखेंगे और सोशियो इकोनॉमिक यानी सोशल भी डेवलपमेंट करेंगे और इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट करेंगे। मीन्स चीज़ें पैरेलल चलेंगी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और डेवलपमेंट भी करना है। इसके नेक्स्ट चेन में ये आप समझो कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक डिसीजन लिया गया बहुत सारे लीडर्स के थ्रू और फिर वो चेन में चीज़ें चलेंगी। फिर एक इवेंट होगा, फिर उस इवेंट के बाद एक और इवेंट होगा, फिर उस इवेंट के बाद एक और इवेंट होगा, तो ऐसे चेन में चीज़ें चलेंगी। तो ये उस इवेंट का पहला सेक्शन है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है एजेंडा 21। एजेंडा 21 आपको नाम सुन के तो बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा होगा बट ये 21 हमारे 21st सेंचुरी के लिए। अब याद रहेगा आपको एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी।
ये हमारे डिक्लेरेशन साइन हुआ था हमारा रियो समिट में ही, जिसका एम क्या था, अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉम्बेट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट। यानी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ और क्या क्या करेंगे, हमारे इन्वायरमेंट के डैमेज को कम करेंगे, पॉवर्टी को कम करेंगे, डिजीज को कम करेंगे, और ये कैसे करेंगे, ग्लोबल कॉपरेशन से करेंगे और कॉमन इंटरेस्ट से करेंगे। यानी जो हमारे वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों मिलके कॉमन इंटरेस्ट के साथ ये सारा काम फुलफिल करेंगे। अब ये सब होने के बाद भी आगे चीज़ें चेन में चलती हैं, वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, आप क्लासेस आगे बढ़ोगे तो मिलेंगी आपको, और सारी क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, पेरिस एग्रीमेंट, वो फ्यूचर की चीज़ें हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा, जब इतना कुछ वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है तो अगेन इंडिया में भी कुछ होना है। तो इंडिया में क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। 1950s के बाद हमारे कंट्री में जो है हमारे जब कंट्री जब हमारे इंडिपेंडेंट हो गया तो बेसिकली फोकस कहाँ आया, प्लानिंग पे, वो भी प्लानिंग किसका, रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज का प्लानिंग में सबसे पहला उन्होंने क्या किया, सर्वे किया, मैपिंग किया, एस्टिमेशन किया। जैसे आप भी देखो कोई भी काम शुरू करते हो तो पहले तो ये तो चेक करते हो ना कि भाई कितने पेजेस काउंट करते हो कि हाँ आज मैम ने इतने पेजेस पढ़ा दिए। तो वही चीज़ है सर्वेइंग, मैपिंग और एस्टिमेशन। यानी हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोल है, कहाँ पे हमारे अच्छे रॉक्स हैं, कहाँ पे अच्छे सॉइल अवेलेबल है, ऐसा वाला। नेक्स्ट, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब जब आपने ये सर्वे कर लिया, मैप कर लिया, एस्टिमेशन कर लिया कि हाँ भाई हमारे पास 100 मेट्रिक टन जो है हमारे पास कोल है, तो अब उसको कैसे यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, कौन सी मशीन लगानी होगी निकालने के लिए, स्किल क्या चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या चाहिए, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज कैसे लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्लान विथ ओवरऑल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि सिर्फ एक पोर्शन का नहीं, पूरे इंडिया, अगर कोल यहाँ है तो सिर्फ यहाँ का डेवलपमेंट ही इंश्योर ना हो, बल्कि ऑल इंडिया का डेवलपमेंट इंश्योर हो, यानी कि ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये आपने समझ लिया, ये पूरा हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज था, और उसमें मेन हमारा पोर्शन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और इसके बाद है प्लानिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्स एंड लैंड डिग्रेडेशन। बेसिक वर्ड यहाँ पे क्या है, लैंड। लैंड के साथ रिसोर्सेज और लैंड के साथ डिग्रेडेशन, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमने पढ़ा यहाँ पे ऊपर, इतने सारे एग्जांपल्स दिए आपने देखा, ऑनरशिप के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे। अब नेक्स्ट हमारा उनमें से एक रिसोर्स है लैंड, इसके डिग्रेडेशन की बात होगी यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो लैंड है, ये हमारा पूरा इंडिया है, वो क्या है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री बोले तो बहुत तरह के सॉइल, बहुत टाइप के सॉइल्स अवेलेबल हैं, बहुत डाइवर्स क्लाइमेट है। तो ये क्या, एक तरह का हमारे लिए बून है। बट इस बून के साथ ये रिसोर्सेज मिलनी है, उनके साथ हमारा एक प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन सोसाइटी का, कि हम डिग्रेड करने लगते हैं चीज़ों को। और ये नेचुरल रिसोर्स जो हमारा लैंड है, वो उसका इंपॉर्टेंस आप समझ लो कि लैंड के चलते हमारे वेजिटेशन इंश्योर हो रहे हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ इंश्योर हो रही है, इवन हमारा एग्जिस्टेंस। अगर ये लैंड ना हो, ये सॉइल ना हो, तो हमारा बेसिक चीज़ फूड, ये जो है थ्रेट हो सकता है हमारे लिए। तो ये सारे लैंड हमारा क्या है, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहा है। और हमारा इंडिया का जो है 43% ऑफ एरिया जो है वो प्लेन्स में है। प्लेन्स बोले तो अगर आप ये इंडिया का मैप इमेजिन करो तो ये जो पोर्शन है बेसिकली यूपी, बिहार, यहाँ पे ऊपर और हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, ये पूरा प्लेन्स है। गंगा का वास्ट प्लेन बोलते हैं इसको। ये 43% प्लेन है, ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर दे रहा है, इंडस्ट्री दे रहा है। 30% माउंटेन्स बोले तो जैसे बताया स्टार्टिंग में कि डाइवर्सिटी है, तो प्लेन्स भी है, माउंटेन्स भी है। माउंटेन्स का क्या है, अपना टूरिज्म का अट्रैक्शन है। प्लेटू वगैरह है, वहाँ पे मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है। यानी जो भी हमारा साउथ का रीजन है, कर्नाटका वाला, यहाँ पे क्या है, आपको आयरन सील्ड मिलेंगे, यहाँ से हम लोग आयरन निकालते हैं, यहाँ से हम लोग कोबाल्ट, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ से निकालते हैं। तो ये सारे इंडिया के डाइवर्सिटी का हमारे पास क्या है, बेनिफिट है। बट अगेन डिग्रेडेशन करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड एग्जिस्ट इन इंडिया। अब देखो आप, इतना बड़ा पोर्शन इंडिया का, उसमें हमने इतना मिलियन हेक्टेयर तो डिग्रेड कर दिया, यानी कि खराब कर दिया। कैसे, डिफोरेस्टेशन करके, माइनिंग करके। माइनिंग किया झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और इतना ज़्यादा माइनिंग कर दिया कि वो लैंड पे वापस अब ट्रीज ही नहीं आ रहे हैं। वो लैंड में जो है वाटर पॉल्यूशन हो जा रहा है वहाँ के लैंड से। वो सारे मिनरल्स को, वो सारे अर्थ के अंदर जो भी मिनरल्स थे उनको ऐसे निकाला कि ऊपर के लैंड का जो सरफेस है उसमें मिनरल्स मिक्स हो गया, वहाँ पे कभी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, और माइनिंग के चलते हमारी लैंड खराब हो गई। नेक्स्ट है हमारा ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मीन्स
जो भी हमारे लाइव स्टॉक है उनका तो इंडिया तो एक तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक होल्डिंग कंट्री है, यानी हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जानवर रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं। अब वो डोमेस्टिक एनिमल्स अगर रहेंगे तो वो ग्रेजिंग करेंगे, और ग्रेजिंग करेंगे तो ओवर ग्रेजिंग भी कर सकते हैं। इसके चलते क्या हुआ, हमारे जो भी लैंड का जो ऊपर का सरफेस है उस पे से ग्रासेस वगैरह या जो भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं ना वो खत्म हो गई। अब खत्म हो गई मीन्स सॉइल का बाइंडिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, यानी अब बारिश होगी तो वो मिट्टी जो है वहां से बह जाएगा पानी के फोर्स से। तो ओवर ग्रेडिंग से क्या हुआ, हमारा ऊपर का सरफेस जो है वो डिग्रेड हो गया। ओवर इरिगेशन, अगेन वाटर लॉगिंग लीड टू सैलिनिटी। हमारा एक तो हमारा पूरा जो नॉर्थ बेल्ट है इंडिया का वो एग्रीकल्चर इंटेंसिव है। ये पूरे पंजाब वाले रीजन में और यूपी बिहार रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वाला रीजन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है राइस की, वीट की। उसके चलते क्या होता है कि खेती करने में हमारे फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स क्या करता है, सैलिनिटी बढ़ाता है सॉइल का, यानी सॉइल का बोले तो लैंड का जो टेक्सचर है, जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन वो खराब हो गया। आप जो है NPK सुना होगा आपने, आप उसमें पोटेशियम मिला रहे हो, सोडियम मिला रहे हो और फॉस्फोरस